गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अन्वेश, विकास, कन्हैया, ललित, कार्तिक, कर्तव्य, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है। हौरी, कुलदीप, चलिए मेरे भाई। देखो, कल क्लास नहीं हो पाई थी आप लोगों की, आप जानते हैं कल क्लास आपने इंतजार किया होगा होपफुली, लेकिन क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में कोई अपडेशन नहीं आ सकता इसलिए मुश्किल हुई कल। बट आज की क्लास हम कर रहे हैं लाइव क्लास है बिल्कुल। तो जल्दी से एक बार यस कह दे। और पिछली क्लास में हमने यानी कि बजट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सर। और बजट के बाद आज हम क्या बात करने वाले हैं, लगभग 3 क्लास हमने बजट पर डिस्कस किया था। देखो, आज मैं आपके साथ गरीबी और कल फिर उसके बाद बेरोजगारी के बारे में बात करूंगा। इन दोनों टॉपिक्स पर आपके सवाल आते ही हैं एग्जाम के अंदर। अब गरीबी में क्या क्या सीखना है, क्या क्या याद करना है, वो ध्यान से समझो। मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ करने वाला हूं, क्योंकि जो सवाल होगा ना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि कैसा सवाल पूछा जाएगा। और हम बात जब गरीबी की करते हैं जनरली तौर पर, हम ये बात जानते हैं कि सर भारत दुनिया की, अगर हम बात नंबर्स में करें, काउंटिंग में करें, तो दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी संख्या जो है वो भारत में ही आती है। यानी दुनिया के अंदर लगभग ये कहा जाता है कि जितने दुनिया के अंदर हैं, विश्व का लगभग 1/3, पूरे वर्ल्ड में जितने गरीब हैं उसका लगभग 1/3 अकेले हमारे इंडिया में रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ सर, अगर दुनिया में विश्व का 1/3 जो गरीब जनसंख्या है वो लगभग हमारे भारत में रहती है। पता नहीं भाई, देखो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पीयूष, वो तो भाई टेक्निकली वाले जानते होंगे। तो ये विश्व का 1/3 हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो अभी अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब संख्या कहाँ है, तो वो हमारे भारत में। लेकिन अगर हम भारत में पूछे कहाँ है, क्योंकि भारत क्या है सर, राज्यों में बटा हुआ है, और भारत में उन सारे राज्यों की बात करते हैं तो हमें दो नाम नजर आते हैं, बिहार, उड़ीसा। वैसे बंगाल भी पीछे नहीं है इनसे गरीबी के मामले में, लेकिन सबसे ऊपरी स्थिति जो है, सबसे ज्यादा खराब दयनीय स्थिति में जो गरीबी के मामले में, वो बिहार और उड़ीसा का नंबर आता है। चलिए भाई, या फिर से नहीं भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, हो जाएगा आराम से। सर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी पॉवर्टी बिल्कुल है। जब एक कॉन्टिनेंट में जाएंगे तब कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहेंगे, साउथ अफ्रीका भी नहीं कहेंगे उसे। बिल्कुल मैं अभी लूंगा, जया वेट करते हैं। तो आपने कहा सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो होगा, जो 54 देशों का होगा, वो गरीबी में बहुत आगे। लेकिन इंडिविजुअली एक एक देश करेंगे तो उनकी पूरी आबादी इतनी नहीं ना, हमारी आबादी भी तो बहुत है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, सोचिए। इतने में तो कई देश बन जाते हैं। इस वजह से परसेंटेज में देखेंगे तो अफ्रीका वाले देशों में ही परसेंटेज गरीबी का ज्यादा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे देश में जो गरीबी निकाली जाती है, देखो गरीब का मतलब समझो, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद। अगर कोई इंसान अपनी 5 जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, कितनी? 5। जो बेसिक जरूरतें एक इंसान की है, जो इनको पूरा नहीं कर सकता, वो गरीब कहलाता है। सर ये कौन कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रशांत। तो आपने कहा सर, अगर कोई व्यक्ति खाना यानी फूड, क्लॉथ यानी कि कपड़ा, शेल्टर यानी कि आवास, रहने के लिए घर, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, ये बात आपको याद रखनी है सर, कि ये 5 जरूरतें अगर कोई पूरी नहीं कर पाता है, उस इंसान को बेसिक तौर पे हम गरीब कहते हैं। अब जो गरीब है उसको क्या कहा जाएगा, समझो। देखो, जो इंसान गरीब होगा उसको कहा जाएगा बीपीएल, यानी कि उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब कि वो गरीब है। और जो इंसान गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी कि जो गरीब नहीं है, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? एपीएल। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपके पास कई बार ऐसा होगा कि जो राशन कार्ड होता है सर हमारा, वो राशन कार्ड जो बनता है उसमें एपीएल के नंबर से शुरू होगा या बीपीएल से शुरुआत होगी। तो ये कार्ड की वैरायटी बता देती है कि ये राशन कार्ड किसी गरीब का है या राशन कार्ड किसी गरीब का नहीं है। अमीर नहीं कह रहा हूं मैं उसे, लेकिन हाँ, वो गरीबी की कैटेगरी में नहीं आता। सर जो गरीब नहीं है उनको नॉन पुअर है, जो वो एपीएल हो जाते हैं, और जो पुअर है वो बीपीएल हो जाते हैं। और इसी पुअर में कई बार ना एक एक्सट्रीम लेवल की पुअरिटी की बात होगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई राजीव, बिल्कुल मैंने बताया आपको, बस आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आपने कहा सर अगर कोई गरीब है और एक जो है वो बहुत गरीब है, जैसे कि हम देखें ना, झुग्गी बस्ती में रहते हैं सर,
बिल्कुल गरीब है बहुत ज्यादा, तब हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अंत्योदय। तो अंत्योदय के नाम से एक योजना भी लाई गई थी जिसको AAY कहा जाता था। अभी बताऊंगा अन्वेष, सब कुछ बताऊंगा, लिखवाऊंगा मैं। सर ये अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जो गरीब है वो तो बीपीएल में आता है, जो बीपीएल के अंदर एक वैरायटी और आती है जिसको हम कहते हैं अत्यधिक गरीब। यानी जो गरीब तो हो लेकिन बहुत ज्यादा गरीब हो। तो गरीब होना और एक बहुत गरीब होने में फर्क है। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर, सारे अंत्योदय बीपीएल नहीं हो सकते, लेकिन जितने बीपीएल होंगे उसके अंदर सारे अंत्योदय तो अपने आप शामिल हो जाएंगे। गरीब में अत्यधिक गरीब वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारे देश को एक्चुअली तीन तरह से बांटा गया है, गरीब, बहुत गरीब और जो गरीब नहीं है उनके बारे में। अब यहां पर एक बात याद रखना सर, इसका मतलब हम हर साल ये रिकॉर्ड बनाते होंगे। देखो हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनएसओ। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, जाना होगा। मैं हमेशा बताता हूं, जब मैं राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा था तभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है सर, और आपने इसका मंत्रालय भी बताया हुआ है। आपका कमेंट आना चाहिए मुझ तक कि बताओ एनएसओ जो है वो कौन से मंत्रालय का है। इसका काम है डेटा को लेकर आना, सबका डेटा कैलकुलेट करेगा, ये सबका एक एक व्यक्ति का डेटा लेकर आएगा और इस डेटा के आधार पर जो नीति आयोग है वो रिपोर्ट बनाएगा। नीति आयोग जो है वो देश का रिपोर्ट बनाएगा इसके आधार पर कि किस राज्य में कितने गरीब है, देश में टोटल कितने गरीब है। बात समझ रहे हो? तो एनएसओ जो है सर ये दिल्ली में है और इसके अंदर MOSPI बोला है आपने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग इसकी रिपोर्ट तैयार करता है और देश में जितने % गरीब होते हैं उसको बोलते हैं HCR। गरीबों की संख्या को क्या बोलेंगे? गरीबों को बोलेंगे HCR, यानी हेड काउंट रेशियो बोलते हैं इसे, कि हमारे देश में सर कितने प्रतिशत या हमारे राज्य में कितने प्रतिशत गरीब है। ये सवाल आया हुआ है इससे पहले आपके एग्जाम में कि सर HCR का संबंध किससे होगा। तो HCR जो होगा ना ये बताएगा कि हमारे बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, दिल्ली में कितने प्रतिशत गरीब हैं या पूरे इंडिया में कितने प्रतिशत गरीब हैं। देश की कुल आबादी का, गरीबी की आबादी का % निकाला जाएगा, उसको HCR कहा जाता है, हेड काउंट रेशो कहा जाता है। तो चलिए मुझे बताइए सबसे पहले कि हमने जो बात की सर यहां पर वो ये की हुई है कि सर हमारे देश में कि गरीब कौन होगा? जो 5 जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, पहली बात हुई। दूसरी बात, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल में बांटा। फिर डेटा कौन लाके देगा? एनएसओ लाके देगा। फिर रिपोर्ट कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा। फिर उसके बाद मुझे बताओ इसमें जो गरीबी की % है उसे क्या बोलते हैं? उसे HCR बोलते हैं। और हमारे देश में गरीब को 2 तरीके से देखा जाता है। देखो एक इंसान की कैलोरी को मापते हैं, मेरी बात समझना। देखो हम जो कुछ खाते हैं, जो पीते हैं, उससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है, भाई आप कुछ खाओगे पियोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर हमें कैलोरी मिलेगी। हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, सर हमें कैलोरी मिलेगी। अब ये जो कैलोरी मिलेगी हमें कुछ खाने या पीने से, हम इसको बेस मानते हैं। हम एक कैलोरी की अकॉर्डिंग बात करते हैं कि इतनी कैलोरी मिल गई तो अमीर गरीब बन। सब बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, पूरा चैप्टर होने के बाद डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा सर आता है यहां पर कंजम्पशन, यानी कि एक्सपेंडिचर के बेस पर होगा कि हम एक दिन में कितना खर्च करते हैं। देखो मुझे पता है कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि सर इनकम होना चाहिए ना, कि भाई हम कितना कमाते हैं, इससे पता चलेगा ना हम गरीब है या नहीं। तो हमारी सरकार ने इसको नहीं माना है। क्यों? क्योंकि सर 90% लोग ऐसे हैं देश के जो अपनी सही इनकम बताते ही नहीं है। भाई सोचिए जरा ध्यान से, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, चीजों को लॉजिकली जोड़िए कि सर देश में 10-15% लोग ऐसे हैं, 10 से 15%, जिनकी इनकम उनकी अकाउंट में ट्रांसफर होती है या सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, बड़ी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ऐसे 10 से 15% लोग हैं। अब उनकी तो चलो इनकम सरकार को पता चल जाएगी क्योंकि अकाउंट में आती है, पैन कार्ड नंबर जुड़ा होता है। लेकिन बाकी के 85% लोग जो है वो तो कितना भी कमाएंगे हमेशा अपने आप को गरीब बताएंगे। क्यों? क्योंकि गरीब बताने से ही उनको सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं हैं सरकार की उसका फायदा मिलेगा। सरकार उनको सस्ता अनाज देगी, सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी, सब्सिडी देगी।
ये सब कुछ तभी मिलेगा जब आप अपने आप को गरीब शो करोगे, और इसीलिए लोग अपनी इनकम को कमाने के बावजूद भी कम बताते हैं। इसीलिए हम जब बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, हम वहां पर इनकम को नहीं देखेंगे। जब हम ये कहते हैं, आपने सुना होगा एक अंदाजे में नॉर्मली कि सर अगर दिन में कोई व्यक्ति इंसान एक दिन के 47 रुपए शहर में या 32 रुपए गांव में, अब ये क्या है? आप सोचते इनकम है कि 47 रुपए कमा ले या 32 रुपए कमा ले तो अमीर हो जाएगा या गरीब? नहीं, ये खर्च है यहां पर। अगर शहर का व्यक्ति दिन के 47 रुपए या गांव का व्यक्ति दिन के 32 रुपए खर्च कर देता है, तो वो गरीब नहीं, वो एपीएल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इसके नीचे रहता है, 32 नहीं कर पाता या 47 नहीं कर पाता, तब वो गरीब में चला जाता है। तो मेरी बातें समझ पाए हो? मैंने पूरा फोकस आपके कॉन्सेप्ट पे किया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई फैक्ट पूछेगा तो क्लियर है, तो यस कहोगे फिर मैं लिखवाऊंगा। पहले यस चाहिए मुझे आपका, तो पहले आपका यस आना चाहिए। चलिए, कुलदीप, प्रेरणा, सब बातें क्लियर हुई सर। अब मेरी एक बात लिखिए भाई, आप इस डन वन करिए, अभी मैं बताऊंगा। ये 1/3 क्या है? मैंने कहा दुनिया की पॉपुलेशन का 1/3 भारत में है। सॉरी, दुनिया की गरीब पॉपुलेशन का, जितने गरीब दुनिया में है उसका 1/3। वो छोड़िए, जो लिखने को कहूंगा बस वो लिखिएगा। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए सर, तो ये पहली वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि गरीब वो माना जाएगा जो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ये वो 5 हैं जो बेसिक जरूरतें हैं। जो नहीं कर पा रहा वो बीपीएल है। जो और ज्यादा गरीब है वो अंत्योदय है। और जो कर ले रहा है, जो इस लाइन से ऊपर है, वो पुअर नहीं है, नॉन पुअर है, गैर निर्धन है। इस तरीके से 5 बातें हो गई। अब देखो ध्यान से,
एक स्लाइड और लिखेंगे, फिर मैं लिखवाऊंगा उसके बाद खुद। एक स्लाइड आप और लिखेंगे। कुलदीप, सुष्मिता, हरिकेश, सौरभ, सबको ये बात समझ में आ गई है सर? चलिए एक स्लाइड और, एक स्लाइड और कर लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं आपको। ठीक है, पहले एक स्लाइड और कर लीजिए और डन टू का कमेंट कर दीजिएगा। बहुत आराम से लिखिए, समझ कर करिए, छोटा सा चैप्टर है आपका ये। बिल्कुल, कितना भी अमीर क्यों ना हो, बस जो गरीब से ऊपर हो गया, हरिकेश, उसके ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है, एपीएल के ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है। जो बीपीएल नहीं रहा, जो बीपीएल से ऊपर हो गया, वो सारे एपीएल है। आप भी अगर एपीएल में आते हो तो मुकेश अंबानी भी एपीएल में आएंगे। देखो, मैंने अंत्योदय ये कहा है पवन, कि मान लीजिए कि आपने कहा सारे ये गरीब है, कोई भी गरीबी की संख्या है, आपने कहा ये 10 लोग हैं जो गरीब है, बीपीएल है। अब इन 10 में कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, बात समझना, जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक वो है जिनके पास कुछ चीजें हैं, एक वो जो बहुत ज्यादा गरीब है। तब उनको क्या नाम दोगे आप? कई बार सरकार ना योजनाएं लाती है, जैसे बहुत गरीब जो स्लम एरियाज में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को फिर हम अंत्योदय कहते हैं, जो गरीबी का ही एक हिस्सा होता है। बस ये याद करना। तो गरीबों में ही शामिल होता है अंत्योदय। तो डेटा एनएसओ लाएगा, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिपोर्ट्स जो हैं उसको नीति आयोग पब्लिश करेगा, उसके बारे में बात हो चुकी। हेड काउंट रेशियो जो है वो लाया जाएगा, जो कि गरीब कितने हैं देश या राज्य में, उसकी संख्या को बताएगा। और इसमें कैलोरी के और खर्च के आधार पर बात हो। चलिए भाई, सुष्मिता क्वेश्चन नहीं हुए थे, कोई बात नहीं, वो करा देंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रहे, और कुछ प्रैक्टिस बाद में अलग से करा देंगे। परेशान ना हो उसके लिए, कुछ प्रैक्टिस अलग से बाद में करा देंगे। चलिए।
अब मेरी बात समझना, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, कब हुए चेंज भाई? फाइनेंस मिनिस्टर कब चेंज हुए हैं? सर पॉवर्टी का लेना देना कैटेगरी से रिलेटेड है, यानी फॉरेक्स जनरल ऐसे नहीं भाई, इसका SC ST OBC से कोई लेना देना नहीं है गरीबी का। सॉरी, गरीब किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। चेंज हुए हैं व्हाट इज, सतीश वेट करते हैं भाई, फाइनेंस मिनिस्टर तो चेंज नहीं हुए कोई भी ऐसे, अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। अगर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बताऊंगा, अभी बीच क्लास चल रही है ना, तो हमने बजट पढ़ा था पिछली क्लास में, चलो बताऊं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। जैसे मान लो अभी सरकार बजट बना चुकी है फरवरी में, अब लग रहा है सरकार को नवंबर में आके दिसंबर में आकर कि सर यहां पर हमें और ज्यादा पैसा चाहिए, हमें और जरूरत है पैसे की, तो उसके लिए पैसा बढ़ेगा कैसे? क्योंकि मैंने कहा 1 रुपया भी तो बजट प्रोसेस के माध्यम से चलेगा, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। तो उस केस के लिए और बजट बनेगा बीच बीच में, कभी कभी आ सकता है बीच में, तो बीच में अगर कभी बजट आता है ना बढ़ाने के लिए, वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कि हम मान लो इस पे कह चुके 4 लाख करेंगे, लेकिन अभी 50,000 करोड़ की और जरूरत आ गई है, तो फिर बजट लाना पड़ेगा उसके लिए, वो सप्लीमेंट्री। अब मेरी बात समझो, अब जो मैं कह रहा हूं उसको जरा प्यार से समझो। अब देखो हमारे देश में क्या हुआ, इधर उधर की बातें छोड़ो, मेरी बात पे ध्यान दो। देखो हमारे देश में क्या हुआ कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, ठीक है, आप कहेंगे कि सर हमारे पास वो क्या कहते हैं कमेटीज बनाई गई, और उन कमेटीज ने क्या करा, अपनी अपने अकॉर्डिंग रैंक रेट बताया कि हमारे देश में कितनी गरीबी है और हमारे देश की गरीबी रेखा क्या होगी। बात समझो। अब सवाल ये कि जो भी कमेटियां बनी, एग्जाम में सवाल क्या आता है, देखो 4 कमेटियों के नाम देके पूछता है कि इसमें कौन सा गरीबी रेखा, कौन सी गरीबी से संबंधित है या नहीं है, दोनों में से कुछ भी सवाल होगा। तो जो जो मेजर कमेटियां हैं, बात को समझना पहले पूरा, जो जो मेजर कमेटीज हैं, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, देखो 1962 में या 1971 के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम था रथ एंड दांडेकर कमेटी। एक्चुअली 2 लोग हैं, एक का नाम है रथ और एक का नाम है दांडेकर। अब देखो ये जो कमेटी थी इसका अब अस्तित्व नहीं रहा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही, इसे कहते हैं रथ एंड दांडेकर कमेटी। समझना, ये कब बनी थी? 1971 में बनी थी। अच्छा किस लिए बनी थी? तो इस कमेटी को बनाया गया था उस समय किसके लिए? देखो पॉवर्टी लाइन के लिए। इसने हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया, लेकिन मैंने कहा क्योंकि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, अब ये वाली कमेटी जो आई थी उस समय, अब इसके बारे में हिस्टोरिकली पूछ लेता है, या मैं आपको बताऊं इससे पहले या इसके बाद आप कहीं भी लिख सकते हो, अगर आपने ये लाइन लिख दी तो भी कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, याद रखना। सर इससे पहले 1962 में एक प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी आई थी, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं आता उसमें, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं उसे। और इस कमेटी को भी बनाया गया था गरीबी रेखा के लिए, पॉवर्टी लाइन के लिए। बात समझना, अभी सब लिखवाऊंगा मैं। इसके बाद एक कमेटी आई 1979 में जिसका नाम है वाई के अलग कमेटी। ध्यान से समझना, इस कमेटी ने भी क्या करा है, वाई के अलग कमेटी जो बनी, इसने भी हमें बताया है पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के बारे में, पॉवर्टी लाइन के बारे में। इसके बाद एक कमेटी बनी 2009 में जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसने भी हमें बताया है गरीबी रेखा के बारे में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, इसने भी हमें क्या बताया, गरीबी रेखा बताई, पॉवर्टी लाइन बताई। और उसके बाद एक कमेटी और बनी लास्टली 2014 में जिसका नाम है सी रंगाराजन कमेटी। ये सब पूछ लेता है, सी रंगाराजन कमेटी का संबंध किससे है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है, ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये गरीबी से संबंधित है सर, इन सब ने गरीबी की लाइंस को डिफाइन करा है, पॉवर्टी लाइंस को बताया है। अब देखो जरा, पहली बार समझो, जब सबसे पहले वाली कमेटी बनी जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी, उसने कहा कि शहर वालों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए और रूरल क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाइन बनेगी क्या, शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर एक दिन के 25 रुपए, एक दिन के
₹25 या गांव का व्यक्ति एक दिन के ₹20 खर्च कर देता है, तो वो इंसान जो होगा वो आपका एपीएल हो जाएगा। मतलब ये इतना करने पे वो सही है, इससे कम में जो होगा वो गरीब होगा। दिन के ₹25 शहर में या ₹20 गांव में एक दिन के अगर करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग हो। जो रथ और दांडेकर कमेटी बनी, इसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन में रहता है या कोई व्यक्ति रूरल में रहता है, तो अर्बन मतलब शहर, समझ में आ रहा है अब तो। अर्बन में रहने वाला व्यक्ति अगर एक दिन में एक 2125 सॉरी 2250, 2100 नहीं 2250 कैलोरी, जब हम कुछ खाते या पीते हैं एक दिन में तो उससे हमें क्या मिलता है? कैलोरी। मैंने कहा अगर 2250 कैलोरी मिल जाती है किसी गांव वाले या शहर वाले व्यक्ति को एक दिन में, कितनी कैलोरी? 2250 कैलोरी। तो वो इंसान जो होगा वो हमारा एपीएल होगा। इससे नहीं मिल पाती तो वो बीपीएल होगा, यानी गरीब होगा। 2250 अर्बन और रूरल दोनों में सेम था यहां। फिर बनी वाई के अलग कमेटी। अब उसने अपडेट क्या करा, उसने कहा नहीं, गांव और अर्बन के लिए एक ही नहीं, शहर और अर्बन के लिए एक नहीं हो सकता। गांव और शहर के लिए एक कैसे होगा? क्यों? गांव में सुविधाएं हो जाती हैं लोगों के पास, लेकिन शहर में होती हैं, गांव में नहीं होती। शहर में लोग इंडस्ट्री में बंद कमरे में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। गांव में उनको ओपन फील्ड में सूरज की नीचे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो अब जो चलता है, क्योंकि सर ये अब पूछा जाएगा, नाम देके तो बताना है, वरना ज्यादातर जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं शहर के लिए कहा गया नहीं 2100 कैलोरी, शहर के लिए कुछ कैलोरीज कम कर दी गई 2100 कैलोरी, और गांव के लिए कितनी कर दी गई? 2400 कैलोरी। बस इतना ही पूछेगा एग्जाम में कि कोई भी व्यक्ति गरीब होगा यदि वह कितनी कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता, शहर में 2100, गांव में 2400। अब ये है कैलोरी में। सुरेश तेंदुलकर बनी तो ये 20 और 25 वाले में इन्होंने कहा नहीं, अगर अर्बन में रहने वाला व्यक्ति है, शहर में यानी, और रूरल यानी गांव में व्यक्ति है, और अगर शहर का व्यक्ति एक दिन के 33 रुपए, एक दिन के 33 रुपए या एक महीने के 1000 रुपए, एक व्यक्ति की बात हो रही है, दिन के 33 या महीने के 1000 रुपए, गांव का व्यक्ति एक दिन के 27 रुपए या महीने के 816 रुपए खर्च कर देता है, तब याद रखेंगे कि सर वो इंसान जो होगा वो अमीर हो जाएगा, एपीएल हो जाएगा, गरीब नहीं है। गरीब इसके नीचे वाला होगा। सोच लीजिए अपने बारे में भी ध्यान से। और अब इसके बाद जो अर्बन में है या 2014 में, यानी सर अगर हम बात करें सारी लेटेस्ट कमेटियों की, तो लेटेस्ट कमेटी में कैलोरी के हिसाब से ये लेटेस्ट चल रहा है भाई, कैलोरी के हिसाब से तो ये है, इसके बाद कुछ नहीं आया। और पैसों की बात करें तो ये लेटेस्ट है सर, लेकिन पूछा सबके बारे में जा सकता है। अब ये रूल है शहर में 47 रुपए एक दिन के, शहर में 47 रुपए, या महीने के 1407 रुपए। गांव वाले व्यक्ति के लिए दिन में 32 रुपए 32, या महीने के 972 रुपए। अगर इतना कोई खर्च कर पा रहा, मैं पहले बताया खर्च कर पा रहा अगर इतना, तो वो एपीएल है, और इससे कम कर पा रहा है तो बीपीएल। तो ये पहले 5 कमेटियां मैंने बताई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको अलग डेटा याद करना है, क्या क्या रेट बताए गए। ठीक है, और उसके अलावा और भी कमेटियां पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए। सॉरी
चलिए भाई, तो इतनी कम कैलोरी, चलिए तक उसका रिजल्ट है क्या? बिल्कुल भाई। देखते हैं अभी सैम क्या है भाई। जो अभी आया है ना एमटीएस का, वो पिछली बार वाले का फाइनल रिजल्ट होगा। स्पेंड करते हैं एक दिन में सर इतनी कैलोरी और इतने पैसे अगर खर्च करते हैं कोई भी एक चीज, तो उसके हिसाब से हो। सर दोनों में सेम कैसे हो सकता भाई? उन्होंने रिकमेंड किया था कि नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था अर्बन और रूरल, उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति कहीं भी रहता हो 2250, ये उनकी रिकमेंडेशन थी ना। कैलोरी कैसे करते हैं मैंने कहा ना, आप जैसे आप कोई एक एप्पल लेते हो, एक एप्पल खाते हो, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। लिखा होता है कि एक एप्पल खाने से इतना मिलता है, एक एग खाने से इतना, एक पनीर 100 ग्राम पनीर खाने से इतना अब ये हमारी कैलकुलेशन है बस। इसको छोड़िए कि कैसे हो पाएगी तो बड़ी मुश्किल है। 140 करोड़ लोगों का जिक्र होना है इसमें, लेकिन बस एक रूल बना हुआ, रूल को याद कर लेना है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा सर। इसके अलावा और जो मेजर कमेटियां बनी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक कमेटी बनी जिसका नाम था, ध्यान से सुनना, 2009 में पीसी सक्सेना कमेटी। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, पीसी सक्सेना कमेटी ये किस लिए बनी है उसको याद करेंगे हम। एक बनी 2010 में एस आर हाशिम कमेटी, एस आर हाशिम कमेटी। एक बनी 2016 में अरविंद पनगड़िया कमेटी, भी लिखेंगे बिल्कुल। एक बनी 1993 में लकड़ावाला कमेटी। लकड़ावाला एक व्यक्ति का नाम है, ये याद रखना, लकड़ावाला। अब देखो इन सारी कमेटियों में कुछ ना कुछ हुआ है, मैं आपको बताऊं। 2010 में जो कमेटी आई, जो आपकी है लकड़ावाला कमेटी, इस कमेटी ने क्या कहा? इस कमेटी में यह कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र जो होते हैं, अर्बन एरियाज जो होते हैं, नगरीय क्षेत्र भी कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करनी है। यानी कितने बीपीएल परिवार हैं, कितने गरीब परिवार हैं, उनको पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बनाया क्या? एस आर हाशिम कमेटी। 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बीपीएल परिवार हैं, यानी रूरल एरियाज में बीपीएल फैमिलीज कितनी हैं, उसके लिए, उनकी पहचान करने के लिए बनाई गई पीसी सक्सेना कमेटी। इसका पता है रोल कब आता है? जब सवाल में कमेटियों के नाम आते हैं। सर कैलोरी में कितने रुपए हैं? भाई कैलोरी में रुपए कैसे हो जाएंगे? कैलोरी का रुपए से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है? तो कैलोरी का रुपए से कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कैलोरी में अलग है और रुपए में अलग है। 2016 में एक कमेटी बनी अरविंद पनगड़िया वाली कि गरीबी खत्म करने के उपाय क्या होने चाहिए। गरीबी दूर करने या समाप्त करने या उन्मूलन करने, कोई भी शब्द आ सकता है, गरीबी दूर, समाप्त या उन्मूलन करने के उपाय बताने के लिए, सुझाव देने, यानी उपाय देने के लिए, ये सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई कि कैसे हम गरीबी दूर कर सकते हैं। उसका नाम है अरविंद पनगड़िया। एक कमेटी बनी 93 में लकड़ावाला। और मैं आपको बताऊं, इन सारी कमेटियों में, जो भी कमेटी हमने पढ़ी है लगभग 8-9, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है वो यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 93 में बनी थी। इस कमेटी ने यह कहा था राज्यों में गरीबी रेखा अलग अलग होनी चाहिए। राज्य स्तर पर, यानी हर एक स्टेट में राज्य स्तर पर अलग अलग गरीबी रेखा, यानी सेपरेट होनी चाहिए सबकी। आप महाराष्ट्र में गरीबी को वही पैरामीटर नहीं दे सकते जो बंगाल में देते हो। बंगाल में कोई 20 रुपए कमा ले तो पेट भर खा सकता, मान ले। महाराष्ट्र में 40 कमा ले तो शायद नहीं खा पाएगा। तो दोनों का सेम स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हैं? राज्य स्तर पर अलग अलग गरीबी रेखा बननी चाहिए, ये इनका कहना था। इन्होंने कहा था एक ऐसा प्रोविजन लाओ कि स्टेट वाइज देखो, भाई बिहार अलग वे में है, बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है,
कर्नाटका तमिलनाडु से आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, सब जगह का एक रूल नहीं बना सकते। इन्होंने कहा था सेपरेट पॉवर्टी लाइन आई है स्टेट वाइज, सेपरेट पॉवर्टी लाइन स्टेट वाइज, ये इन्होंने कहा था। तो बात समझ में आ रही है, इसने क्या कहा था, इसे लिख लो अब आप मेरे साथ। टू सजेस्ट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, कैसे गरीबी दूर करनी है, एंड करनी है, समाप्त करनी है, उसके सुझाव क्या होने चाहिए। ये किसके लिए था, टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, शहरों के लिए। और ये किसके लिए था, टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन रूरल, गांव में बीपीएल फैमिलीज के लिए। पहले इन कमेटियों को याद कर ले भाई, लिख ले इसे, तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं आराम से। जो पूछेगा कि सुरेश तेंदुलकर ने क्या कहा, आपने वो बताना है। सर चीन ने कैसे अपने देश से गरीबी दूर करी, हमें कारण बताओ कैसे कर सकता है। देखो पीयूष, अगर हम कारणों की बात करेंगे ना, तो देखो वहां की लेबर फोर्स जो है ना, उसको स्किलफुल कन्वर्ट करा गया है, वहां की लेबर फोर्स जो है उसको बनाई गई। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि चाइना में गरीब नहीं है भाई, ये बहुत गलत फील हो रहा है कि चाइना में भी गरीबी है। चाइना में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, और चाइना भी गरीबी है। लेकिन एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का पैरामीटर देखोगे तो गरीबी बहुत है चाइना में भी, और चीन का अपना देखोगे तो फिर गरीबी नजर नहीं आती। कि जैसे आप कहोगे सर, अभी किसी स्टूडेंट ने बोला भी, सर इतनी कम लाइन, मतलब इतना तो बच्चे खर्च कर देते हैं आज के वक्त में अगर देखा जाए, और बिल्कुल सच बात ये कर देते हैं। फिर इस हिसाब से तो भारत में कोई गरीब नहीं होना चाहिए। जब इंडिया गरीबी निकालता है उसका रूल अलग बनता है सर, जब वर्ल्ड बैंक गरीबी निकालता है तो अलग बनता है। तो चीन में गरीबी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन हाँ, चीन में कंपैरेटिवली कम है भारत से, उसके पीछे कारण है क्योंकि उसने वहां पर क्या करा है, रोजगार बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट करके बुलाया है। जब कंपनीज आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। उनके अपने पास एफर्ट्स नहीं थे, उन्होंने दूसरे देशों को इन्वाइट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ क्योंकि सस्ती लेबर थी, ज्यादा वहां पर आ गए लोग, देश आ गए काम करने, इसलिए। इसीलिए देखो यहां पर एक और मैं बात बता रहा हूं कि सर वर्ल्ड बैंक की लाइन क्या है। एक वर्ल्ड बैंक है ना, आपने सुना है इसका नाम सर, ये एक संस्था है। तो वर्ल्ड बैंक की जो गरीबी रेखा है, वर्ल्ड बैंक की, जो पूरी दुनिया में अप्लाई होती है सभी देशों के लिए, तो वर्ल्ड बैंक की लाइन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2.15 डॉलर, $2.15 पर डे अगर एक व्यक्ति खर्च करता है, यहां भी खर्च है याद रखना, वर्ल्ड बैंक में भी। सर 2.15 का मतलब कितने भारत के वाले हो गए, 2.15 का मतलब भारत के केस में 80 रुपए का डॉलर मान लो अगर एग्जांपल, तो 170 बनता है लगभग। अब 170 वाला वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीब है, 170 के नीचे वाला। भारत के हिसाब से 47 के नीचे वाला गरीब है। तो सर ये 47 और 170 के बीच में दिक्कत आएगी ना, 47 और 170 के बीच में भारत के हिसाब से वो गरीब नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो गरीब है। इसीलिए कहते हैं ना, भारत जब वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है तो भारत सबसे ज्यादा गरीब बता जाता है। तो $2.15 की बात है, इसको नोट करें भाई जल्दी से, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो लकड़ा वाला कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। सिर्फ नाम पूछेगा कि लकड़ा वाला का संबंध किससे है। ये ना पारसी जो लोग होते हैं ना, उनके नाम ऐसे ही होते हैं, बाटली वाला, दारू वाला, टायर वाला, सुना है ना आपने, वैसे ही है लकड़ा वाला। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया ये सेम है पूरी दुनिया के लिए, शहर गांव, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना कोई भी हो।
नहीं भाई, 2016 के बाद पॉवर्टी लाइन नहीं आई है, क्या करें भाई। चलिए, ऐसा कोई रूल नहीं है सतीश कि कितने वर्ष पर आती है, ये जब डिपेंड करता है, प्लानिंग कमीशन था पहले, अब नीति आयोग है वो बनाता है सर। अब मेरी दो बातों को ध्यान से सुनिएगा कि सर हमने ये कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल आया एग्जाम में, आधे बच्चे गलत करके आए। अच्छा, बीच में नेटवर्क गया था, कुछ हो सकता है राजीव, कोई बात नहीं। तो आपने कहा वर्ल्ड बैंक की जो लाइन है वो ये देखते, एक दिन का एक व्यक्ति यानी एक दिन में $2.15, यानी भारत के लगभग 170 से 180 रुपए के बीच में आएंगे ये, वो इस हिसाब से निकालता है भारत के लिए। $2.15 पूरी दुनिया को रखा उसने, इंडिया वालों में 170 हो जाएगा, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से अलग हो जाएगा, चीन के हिसाब से अलग, वो सबके लिए $2.15 में हो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे सोच के बताना सर, मान लो आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए खर्च करता है, एक दिन तो वो 100 रुपए खर्च करता है, दूसरे दिन वो 20 रुपए खर्च करता है, एक दिन वो 40 करता है, एक दिन वो 80 करता है। अब बताओ वो गरीब है या अमीर है? अब क्या कहोगे? सर एक दिन 100 करता है, एक दिन 20 करता है, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे एक दिन वो गरीब नहीं है, एक दिन वो अमीर है, एक दिन वो गरीब है, यही मतलब है ना। अब ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई ना सर, एक दिन वो ज्यादा खर्च करेगा, एक दिन वो कम करेगा, क्या करें? एवरेज निकालना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया, आप क्या कहो सर, इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज आएगा एक दिन का 60। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ना, मेरी बात समझ लो, पहले मेरी बात समझ लो। आपने कहा ठीक है सर, आपने पूरे महीने का एवरेज निकाला। अच्छा अब मैं बात समझो, सर मैं हर महीने कपड़े तो लेकर नहीं आता भाई, कपड़े हर महीने नहीं लाता हूं मैं, हर महीने शूज तो नहीं लेकर आता हूं। अब मान लो मैंने सर एक महीने में तो 6,000 खर्च किए, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं 6,000, फिर एक महीने में मैंने जिस दिन महीने शॉपिंग करी उस दिन 15,000 खर्च करे। अच्छा जिस महीने मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मान लो बच्चे का या मेरा किसी का भी मान लो, सर उस महीने तो हो गए 50,000 खर्च। और कोई महीना ऐसा आया कि 2,000 में ही काम चल गया, कोई खर्चा ही नहीं हुआ, नानी के घर घूमने चले गए तो वहां पर तो वही खर्च कर रही हैं, हम क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, इस महीने वो गरीब है, इस महीने वो गरीब है, लेकिन इस महीने तो नहीं है, क्या करें? साल का एवरेज निकालें? सर साल का एवरेज निकाल लो, क्या करो, साल का एवरेज निकाल लो। अब पूरे साल का 365 दिन में कितना खर्चा करा, एक दिन का औसत निकाल। अब यही कहोगे आप, अगर महीने में डिफरेंस आएगा तो। अब देखो ध्यान से, मेरी बात समझो, इसीलिए मैं कह रहा हूं अब यहां कैलकुलेशन में डेटा इस्तेमाल होता है। देखो यहां तीन चीजें हैं। पहली, जो चीजें बहुत जल्दी खराब होने वाली है, पेरिशेबल कहते हैं, जल्दी खराब होना, उन चीजों का, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, मीट है, फिश है, ऑयल्स हैं, ये चीजें खाने पीना, इनका 7 दिन का औसत निकलता है, 7 डेज के हिसाब से। कितने दिन? 7 डेज के हिसाब से खाने पीने की चीजों का। जो ऐसी चीजें हैं जो ड्यूरेबल है, लंबे समय चलती हैं, जैसे हमने शिक्षा पे खर्च करना है, ये मान लेते हैं अमूमन साल में एक बार बड़ा अमाउंट खर्च होता है शिक्षा पर। हेल्थ में भाई बीमार पड़ने पे डिपेंड करता है, तो हमने साल का खर्चा देखा स्वास्थ्य में कितना हो गया, हमने कोई फ्रिज खरीदी, मशीन खरीदी, हमने कोई टीवी खरीदा, ये जनरली लंबे टाइम चलेंगे ना, 4 साल 5 साल चल जाएंगे अगर, तो इनका साल का खर्चा देखेंगे हम। कपड़ों का, जूतों का, इन सब का साल का देखेंगे। उसके बाद कुछ जो बाकी चीजें बचेंगी उनका महीने का देखेंगे, यानी कुछ चीजों का महीने का, कुछ का साल का, और कुछ का 7 दिन का औसत निकाला जाता है। फिर उसके आधार पर देखा जाता है कि अब आप देखो कि एक दिन का औसत जो बैठेगा, अब वो लाइन के ऊपर है या नीचे है। एक एक दिन करके आप अमीर गरीब नहीं हो सकते सर। इन सबको बनाने के बाद फिर एक दिन की बैलेंस पर आते हैं, क्योंकि भाई खर्चा होगा, और उस खर्चे को भाई मान लो आपने एक बार एडमिशन फीस दे दी कॉलेज में, सर वो खर्चा 365 दिन का आपने एक बार कर दिया, तो उसको 365 में भाग करिए कि हर दिन का कितना खर्चा बैठेगा, वो ये जरूरी है। आप महीने में 2 बार कपड़े लेकर आए, आप देखिए कि कपड़ों पे कितना खर्च करा साल में, फिर उसको आप पूरे साल के नंबर से भाग करके बताइए एक दिन में, एक दिन का कपड़ों का खर्चा कितना बैठा लगभग, एक औसत है ये। तो अब ये सवाल मैं कह रहा था आपसे एग्जाम में आया कि एमआरपी का संबंध किससे है। अब एमआरपी बताओ किससे होता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एमआरपी एक ही बात जानता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सर कीमत को कहते हैं एमआरपी, नहीं दोस्त, एमआरपी गरीबी में भी होता है, मैं बताता हूं अब आपको, एमआरपी गरीबी में भी होता है। एमआरपी, यूआरपी और एमएमआरपी ये गरीबी में भी होते हैं। जो मैं कहता हूं वो सुनना ध्यान से, देखो जो पहले चलता था वो यूआरपी चलता, सबसे पहले यूआरपी, इसमें सबका औसत लेते थे 30 दिन का, पहले सबका 30 दिन का एवरेज बनता था।
फिर एमआरपी आया यूआरपी के बाद, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें यह कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते चप्पल और बाकी लंबे टाइम की चीजों का 365 दिन का, बाकी का 30 दिन का, अब 2 कर दिया। फिर और बेहतर बनाया इसे, अब कर दिया एमएमआरपी, शिक्षा, हेल्थ, क्लोथ, कपड़े वगैरह का 365 दिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग, ऑयल, फिश, मिल्क, दूध वगैरह खाने पीने के 7 दिन, और बाकी के बचे 30 दिन। तो अभी ये तो नहीं पूछा था कितने दिन का, लेकिन जब ये पूछा ना यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी का संबंध किससे है, ये गरीबी में डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स है, तरीके हैं। कुछ नया सीखने को मिला आज या नहीं, बताओ? सीखने को मिला अच्छा वाला तो यस कहना और इसको लिखना फिर कि डेटा इस आधार पर कैलकुलेट होगा। चलिए सर एक बार और एक्सप्लेन कर दे कुलदीप, बिल्कुल मेरी बात समझो। देखो जब मैं समझा रहा होता हूं पूरा फोकस बनाना चाहिए उस समय, यही तो सारा खेल है, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सौरभ, नो डाउट। तो चलिए, मैंने ये कहा जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि खर्चा कितना कितना हुआ, भाई कुछ चीजों का खर्चा साल के हिसाब से होता है, कुछ का महीने के हिसाब से होता है, कुछ का हफ्ते के हिसाब से होता है, कुछ दिनों के हिसाब से भी होता होगा। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हम कैसे कैलकुलेट करें, जो कुछ दिन वाला है, कुछ महीने वाला है, और शादी वगैरह का खर्चा, ये सब 1 साल के ऊपर में जाता है, ये सब 1 साल के ऊपर वाले में जाता है। ठीक है, तब आप क्या कहोगे? तब आप ये कहोगे जो खाने पीने की चीजों का खर्चा है वो 7 दिन का दिखा जाता है, उसका औसत बनता है 7-7 दिन में आपने कितना किया। जो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इसका 1 साल का दिखा जाता है, इसका औसत बनता है। और बाकी चीजों का 30 दिन का बनता है, जो भी बच गया इसके अलावा। अब यहां पर जब पूरे समय का औसत बनता है तब पता चलता एक दिन में आपने वास्तविक खर्चा कितना किया, फिर बताएंगे आप गरीब हो या अमीर। अब मेरी बात समझना एक और, अब एक बात और कहोगे कि सर इंडिया में ही गरीब होते हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में ही गरीब होते हैं, यूरोप में गरीब नहीं होते हैं क्या? अमेरिका में गरीब नहीं है, जापान में गरीब नहीं है क्या? बिल्कुल है। समझना लॉजिक को, पहले मैं इसलिए कह रहा हूं लॉजिक समझो। देखो हमारे यहां जो गरीब इंसान है ना, उसका मतलब क्या, वो इतना खर्च कर नहीं पा रहा, वो गरीब है। ये किसने बताया हमें? ये लाइन किसने बताई? नीति आयोग ने बताई हमें। भाई ये रिपोर्ट जाएगी नीति आयोग के पास, वो फाइनल करेगा, हाँ ठीक है। अब नीति आयोग ये कहता है, अब हमारे देश में लाइन बदल ही नहीं रही है सर।
आपने बोला 2014 में आखिरी बार लाइन आई थी, तब से लाइन ही नहीं आ रही है कोई। 22-23 चल रहा है, 24 आने वाला है, 10 साल करीब करीब बीतने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में क्या होता है, वो देखते हैं एवरेज इनकम वहां के लोगों की कितनी है, वहां के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, फिर एवरेज इनकम के नीचे जो उनको गरीब कहते हैं और जो एवरेज इनकम के ऊपर उनको अमीर कहते हैं। वो लोग ऐसे लाइन नहीं बनाते, खाना पीना खर्चा 47 रुपए 50 रुपए 48 ऐसे नहीं बनाते। वो कहते हैं हमारी एवरेज इनकम जो है ना, औसत आय ही हमारी राष्ट्रीय, हम देखेंगे उसके हिसाब से। तो जिन देशों में, यूरोपीय देशों में अमूमन तौर पर कंपैरिजन किया जाता है जनसंख्या की इनकम का आपस में, कि सर ये लाइन से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से कम है, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है सर, एक लाइन बताएगा अपना नीति आयोग, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे हो तो गरीब हो, ना ऊपर हो तो अमीर। अगर हम एवरेज इनकम से चलें, देखो एक औसत बना के सोचो, सर आपने बताया हुआ है नेशनल इनकम में इंडिया की औसत आय 1,97,000 है इस समय। अगर हम ये 20-25-50 रुपए वाली जो लाइन है, इसको 47 वाली लाइन को मान के चले, तो साल का बनता है 18-20 हजार रुपए। 18-20 हजार रुपए अगर कोई कमा ले साल में, तो 47 की लाइन के हिसाब से वो ऊपर अमीर हो जाएगा। अगर हम भी अमेरिका वाला कल्चर फॉलो करें, तो 1,97,000 के ऊपर वाला ही अमीर बनेगा, उसके नीचे वाला गरीब बनेगा। तो वहां क्या है और हमारे यहां क्या है, ये फर्क है, सोचो। आज की आखिरी बात लिखो, बस इतना काफी है। तो जहां पर गरीबी रेखाएं बनती हैं, पॉवर्टीज की लाइंस बनती हैं, वो बताती हैं इंडिया जैसे देशों में उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, ऐसे लोगों को हम एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। और जहां पर कंपैरिजन होता है वहां की एवरेज इनकम से, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, उसको रिलेटिव कहते हैं। मान लो एक इंसान 1 लाख कमाता है और दूसरा इंसान 1.5 लाख कमाता है, सर दोनों अमीर हैं, 1 लाख और 1.5 लाख वाले, बट 1 लाख वाला रिलेटिवली पुअर है 1.5 लाख वाले से ना। ये सोचो ना, 1 लाख वाला 1.5 लाख वाले से गरीब, 1.5 लाख वाला 2 लाख वाले से गरीब। पूरा भारत की तुलना करो, मुकेश अंबानी से गरीब, मुकेश अंबानी की तुलना करो तो वो बिल गेट्स से गरीब, बिल गेट्स की तुलना करो तो आप कहोगे सर वो जेफ बेजोस से गरीब, और जेफ बेजोस करो तो पूरी दुनिया की अगर कंपेयर करते हुए देखोगे तो सर सारे के सारे गरीब किससे, एलॉन मस्क से है। तो बस ये याद करना, जहां कंपैरिजन की बात होगी वहां रिलेटिव है, जहां एग्जैक्ट नंबर की बात होगी वो एब्सोल्यूट है। इसीलिए कहते हैं, प्रोफेसर नक्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन्होंने बताया है, दुष्चक्र दिया है निर्धनता का, बताया क्या कि गरीब क्यों गरीबी के जाल में फंसा रहता है। गरीब है, पैसा नहीं है, सोच डेवलप नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, बीमार रहता है, और वो इंसान कुछ बेहतर करने के बजाय उसी गरीबी में फंसा रहता है। तो गरीब इंसान गरीबी के जाल में फंसा रहता है, उस चक्र में फंसा रहता है, उस गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकलता। आप देखो पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत रेयर केस में आप देखोगे बाहर जाते हुए सॉरी, जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर लिया किसी परिवार के व्यक्ति ने, तो अलग बात है, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखो, जनरेशन बाई जनरेशन, सर वो गरीबी में ही उलझे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं बाहर। तो उसके पीछे रीजन, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम जो लोग बाहर आ भी गए थोड़ा बहुत, तो ये गरीबी ही है। अमीर जैसी स्थिति अभी बहुत दूर है एक्चुअल में, जो अमीर होना चाहिए, हम ये कहते हैं गरीब नहीं है, वो अलग बात है। देखो एक है गरीब ना होना, एक है अमीर होना। अमीर होना है तो फिर रतन टाटा और मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसा बनना होगा। गरीब ना होना है तो हम जैसे लोग गरीब नहीं कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा, इसके बाहर आपको अब कुछ भी नहीं करना। गरीबी का इतना इनफ होगा आपके लिए, गरीबी में आपके लिए इतना इनफ हो जाए ठीक है, चलिए तो आज इतना रखते हैं। बाकी कोई सवाल आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और चलिए, डाउट क्लास भी आएंगे। अगर आपको लगता है कि डाउट रह गया है ना, उसे लिखते रहिए एक जगह पर, डाउट क्लास भी आएगी। जब आप एक जगह लिख लोगे, कंटेंट बना लोगे, फिर डाउट क्लास भी आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो